जून की वर्ल्ड वॉर पे आपका क्या कहना है, और जून में इंडिया खत्म हो जाएगा क्या? और आने वाले टाइम में अगर सबको गांव में ही आना है तो सिटी में कौन रहेगा? देखो सवाल, आ, देखो कितना। सबसे पहली बात क्या है कि जून की वर्ल्ड वॉर पे सबसे पहली बात तो यह है कि जून में वर्ल्ड वॉर होगा, या किसको पता है? अब सुनना कहाँ सुना तुमने? इंटरनेट पे सुन लिया, मोबाइल में सुन लिया है ना। देखो, और उनके पास कहाँ से आई जानकारी? वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं, ज्योतिषी तो है नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई फीडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से कोई जानकारी आ रही है कि तुमको आने वाली जनरेशन के दिमाग में ये बात डालनी है कि जून में वर्ल्ड वॉर होगा। और जब ज़्यादातर देश की जनसंख्या ये कहने लग जाएगी कि जून में वर्ल्ड वॉर होगा, तो वो वर्ल्ड वॉर करवा देंगे। और जब ज़्यादातर जनसंख्या ये कह देगी कि वर्ल्ड वॉर करवाया तो इनको देख लेना, जैसा कारगिल में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किया था ना, कारगिल के बाद ऐसे ही नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। अगर वॉर से राजनीति को फायदा होता होगा तो राजनीति वॉर करवाएगी। अगर वॉर से राजनीति को नुकसान होता होगा राजनेता को, तो वो नहीं करवाएगी। तो पब्लिक को सिर्फ इतना बोलना है कि तू वर्ल्ड वॉर करवा और तू 2 सीट भी जीत के दिखा देना। और फिर देखो कैसे कैसे भाग, फिर गायब हो जाएंगी खबरें, चैनलों से गायब हो जाएंगी। पब्लिक के अंदर उन सेंटिमेंट्स को जगाना, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करना, यह राजनीति का पुराना षड्यंत्र और पुराना स्टंट है। इस स्टंट में नई जनरेशन को बिल्कुल नहीं फंसना है, बुजुर्गों को भी बिल्कुल नहीं फंसना है। वर्ल्ड वॉर इनका करवाने का एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट में शामिल है, लेकिन पब्लिक कंसेंट के बिना यह संभव नहीं है। और जनता सरकार मोर्चा की आवाज जहां तक जा रही है, पब्लिक को यह बात बताना है कि ये करवाया जा रहा है, होने जैसी कोई चीज नहीं है। आज टीवी बंद कर दो, गांव में जाके जाके पूछो उनसे, जो माताएं बैठी हैं, पूछ कर जाकर के कि वर्ल्ड वॉर होने वाला होगा। वर्ल्ड वॉर की होता है? बोला पाकिस्तान जो है वो अटैक करेगा। वो क्या होता है पाकिस्तान? अगली को पाकिस्तान का नहीं पता, अगली को वर्ल्ड वॉर का नहीं पता, उसको क्या पता क्या होता है? ये तो पढ़े लिखे लोगों के दिमाग को खराब कर दिया इन लोगों ने। पढ़े लिखे बच्चों को कह दिया कि तुम वर्ल्ड वॉर होगा, और आपने मान लिया होगा। कह दिया, अरे भैया हथियार बेचने वाले ने हथियार बेचने हैं, राज करने वाले ने राज करना है। मरेगा हमारा बच्चा जो वहां सेना पे बॉर्डर पे खड़ा है, वो मर रहा है। और इधर जो है आपके गांव के ऊपर बम डालना होगा तो उसका बहाना मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर का, कि पाकिस्तान की आर्मी ने डाल दिया। आप ही को खत्म करना है उन्होंने। जो जो गांव विस्थापित नहीं हो रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे जींद में 4800 एकड़ खाली करने का फरमान आ गया सरकार का। गांव वाले लठ लेके खड़े हुए हैं कि खाली नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम आ जाओ खाली करवा के दिखाओ। अब गांव के आगे प्रशासन की तो चल नहीं रही है, वर्ल्ड वॉर करवा के वहां बम डलवा दो, हो गया गांव खाली। क्यों जी? समझ गए ना बात? जहां की जमीनें चाहिए वहां वहां बम पड़ जाएंगे, उनको क्या है? ये सारे प्रोपेगेंडा के चक्कर में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। और रही बात अगली कि आने वाले समय में सबको गांव में ही आना है, देखो जो गांव है ना, दिस इज नॉट गांव जो जिसको आप गांव कहते हो। जैसे ये गांव है ना, ये इसको गांव नहीं कह रहा हूं मैं। गांव अपने आप में कल्चर है, भारत का कल्चर। गांव जब मैं कह रहा हूं कि गांव ही भारत है और भारत ही गांव है, तो मतलब भारत की कल्चर गांव में पाई जाती है। जो शहर है, शहर में गांव के निकाले हुए बदतमीज वाहियात गंदे लोगों को भेजा जाता था पहले। अच्छा आदमी शहर मतलब गांव छोड़कर नहीं, गांव से निकाल दिया जाता था, जिसको जाओ इसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको जाके वहां जगह मिलती होती थी। शहर में अंग्रेजों के पिट्ठू रहते थे, या जिन जो गांव का एक्स्ट्रा सामान है, जो सरप्लस बच गया आपस में एक दूसरे का काम चलाने के बाद, उस सरप्लस के बाद जो मतलब पैसा बचता था, उस पैसे को वहां देने के लिए, मतलब उस अनाज को बेचने के लिए, विदेशों में भेजने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए नगर का इस्तेमाल किया जाता था। तो अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए शहरों का ये कल्चर डेवलप किया, ये वाला कल्चर जो अभी है। अदरवाइज भारत की व्यवस्था में नगर की व्यवस्था तो थी ही। जैसे जितने वैश्यालय थे वो नगर में थे, जितनी दारू की दुकान थी वो नगर में थी, जितने जुए के अड्डे थे वो नगर, गांव में नहीं होता था ये सब कुछ। या आपने भी देखा होगा ऐसा दौर तो कि गांव के अंदर कोई दारू का ठेका, कोई वैश्यालय, कोई इस तरह का काम। गांव प्योर रहेगा, गांव अपनी कल्चर को संभाले रखेगा। किसी ने गंदगी फैलानी है तो शहर चले जाओ। अब जिनका दिमाग गंदा हो चुका है वो शहर जाते हैं। मैंने ऐसा दौर देखा जब शुरू में
एक परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने कहा गांव में क्या दिक्कत है। कहता गांव में ये दिक्कत है कि चारों तरफ ना ये जो गलियों के अंदर खाट बिछाए बैठे रहते हैं बूढ़े बुढ़िया, और 24 घंटे नजर रखते हैं हमारे ऊपर कि हम क्या, तो तुम इतना गलत काम क्यों करते हो जिससे तुम्हारे को नजर रखने पर दिक्कत हो। बोला ना, वैसे ही देखते रहते, अरे कौन आया भाई, ये कौन रिश्तेदार है, ये क्या है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से। बोला नहीं, हमको ये पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं उसी बंदे से मिला था, क्योंकि ये काफी पुरानी बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे भी इतनी अकल नहीं थी, तब मैं भी इस कल्चर को ठीक समझता था कि यार ये गलत ये सही, ऐसा करके मैं भी जैसे वो बोलते थे ऐसे ही बोलते था। जैसे जैसे गुड़िया ने सवाल पूछ लिया, तो मेरे को अभी वो मिल गया, अब मेरे को थोड़ी बहुत अकल आ गई, थोड़ी समझने की। अभी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं शहर में तो तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाली। बोला ना। और मैं कहा जो ये लिफ्ट में भी, गली के हर चौराहे पर भी, तुम्हारे टाउनशिप की एंट्री पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये क्या है। ये जो सीसीटीवी कैमरा हर कदम पे लगा हुआ है, वो गांव के देसी सीसीटीवी कैमरे थे। वो तुमको पहचानते थे कि ये इसका मामा है, ये चाचा है, ये बाहर का आदमी आया, आज इसके घर में बाहर का आदमी आया, पता चलेगा बाहर के आदमी आए थे। अब तुम अपने पड़ोस को और अपने गांव को तो जानकारी देने से डरते हो, और अनजान को, कंपनी वालों को दे रहे हो सब जानकारियां। कितने मूर्ख लोग हैं बताओ। वहां सीसीटीवी कैमरा कह के लगवा रहे हैं, और यहां गांव वालों से दिक्कत है, वो अगर तुमसे सवाल पूछ ले कि अनजान आदमी कौन आ गया। ये तो गांव के कल्चर को बचाने का एक तरीका था। गांव में कोई चोरी नहीं हो सकती थी कभी भी। हमारे शहर की बात बता रहा हूं, मैं करनाल में रहता था, उन दिनों की बात है जब मैं नौकरी करता था सरकारी स्कूल में वहां। तो हमारे वहां पे क्या हुआ, ट्रक में सामान लाद रहे थे, पूरी गली ने सोचा भाई नए किराएदार आए होंगे। पता चला अगले दिन, 2 दिन के बाद पता चला जब किराएदार वापस आए कि हम तो घूमने गए हुए थे, वो सामान लाद के कौन गया, कहते चोर ले गए। किसी ने पूछा ही नहीं कि कौन आया और कौन गया। उन्होंने जा रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई पूछता नहीं वहां पे। मेरे चंडीगढ़ में जहां पे मैं बाल कटवाता हूं, मेरे वो सलून पे वो बंदा बैठा, वो बता रहा था, कहता ये इधर पीछे फलाने बंदे हैं, नाम लिया उन्होंने, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, आईएएस अफसर रिटायर हुए थे, बेटा कनाडा में, बेटी अमेरिका में, लाखों रुपया कमाते हैं, जबरदस्त काम था, खूब पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी थी। मैं कहा फिर क्या, वो अभी दरवाजा तोड़ के निकाला, अंदर 1 महीने से मरे पड़े थे। बदबू आ रही है सबको, सब सोच रहे हैं वो डंपिंग यार्ड नजदीक में ही है, वहां से आ रही होगी। बाद में वो मतलब कोई रिश्तेदार ने फोन करे, किसी ने उठाए नहीं, पड़ोसियों ने किए, बेटे ने किया, बेटी ने किया, किसी ने नहीं उठाया, फोन बंद आ रहा है। तो फिर दरवाजा देखा अंदर से बंद है, पड़ोसियों को बोला जब, तो अंदर से बंद है। फिर वो तोड़ करके खोला तो पता चला वहाँ पड़ा हो कंकाल, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फिर बेटा और बेटी एक दिन आए अमेरिका और कनाडा से, वो उधर से आई अमेरिका से, वो कनाडा से आ करके और अपनी प्रॉपर्टियों का बंटवारा करके चले गए। संस्कार पे तो आए नहीं, वीडियो कॉल पे संस्कार हुआ उसका। मतलब ये तरक्कियां चल रही हैं शहर और गांव की, तो सब गांव में आ जाएंगे। इसका मकसद ये है कि गांव को समझो, हम गांव के कल्चर को समझो। हम शहर में रहकर भी गांव के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। गांव का मकसद क्या है, गांव का मतलब क्या है, जहां पर जात पात का भेद नहीं, धर्म पंथ का भेद नहीं, और सब एक दूसरे के लिए काम करें। यह है गांव का कल्चर, सब एक दूसरे के लिए। जैसे नाई अपने बाल तो अकेला तो नहीं काटेगा ना, तो सारे गांव के बाल काटे, और घर में, अब गांव में 4 नाई के घर हैं मान लो, नाइयों के, और उनको चारों को बाल काटने हैं। तो जितने गांव में 400 घर है तो 100 घर बांट लो, क्यों जी। 100 घरों से आपके डंगरों का चारा, आपका गेहूं, आपका चावल, जो उस किसान के खेत में होता है, सबका जुगाड़ हो जाएगा कि हो जाएगा। तो किसान अपने लिए नहीं उगा रहा है, नाई अपने लिए नहीं कर रहा है, सुनार अपने लिए नहीं कर रहा है, कुम्हार अपने लिए नहीं कर रहा है, लुहार अपने लिए नहीं कर रहा है। तो जो सब काम करते हैं वो सारा काम हम अपने समाज के लिए चालू कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मीन्स इंडिया, बेसिकली भारत इसको कहते हैं, और यही गांव है। तो जैसे जैसे इस कल्चर पे जाएंगे वैसे वैसे समृद्धि आएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो आपको अपनी कमाई का 1 रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं देना किसी को, क्यों जी। इस व्यवस्था में 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना।
जो आज 70% के करीब हम टैक्स दे रहे हैं। यानी आप अगर पूरे साल में 5 लाख रुपया कमाते हो तो आप लगभग 3 लाख रुपया टैक्स के रूप में दे देते हो। फिर गांव का दूसरा मतलब है मांसपेशीय ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। मांसपेशीय ऊर्जा किसकी? सबकी। जिसके जिसके यहां रेतीला इलाका है, ऊंट की मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करो। जिसके यहां गौवंश है, वो बैल की मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करो। जिसके यहां परिवार बड़ा है, वो अपनी मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करो। इसका मशीन का इस्तेमाल मिनिमम करो। कुछ लोगों को लगता है मशीन से जल्दी काम हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन से ऊर्जा कम लगती है और मशीन से जल्दी काम हो जाता है। ये वहम भी आने वाले वक्त में ट्रेनिंग में हम निकाल देंगे। आपको भी लगता है मशीन से जल्दी काम हो जाता है, ट्रैक्टर से जल्दी हो जाता है? आप बताओ, बैल से खेत जोतने में कम समय लगता है या ट्रैक्टर से खेत जोतने में कम समय लगता है? चलो सवाल बता देते हैं। किससे? ट्रैक्टर से कम समय लगता है, खर्चा ज्यादा होता है और समय कम लगता है, ऐसा बोला इन्होंने। अब देखना भाई, ट्रैक्टर को बनाने में भी तो किसी का समय लगा होगा। ट्रैक्टर की लाइट, ट्रैक्टर का इंजन, ट्रैक्टर का टायर, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग, ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने में भी तो किसी का समय लगा है। वो जो तेल उसमें फूंकते हो, उस तेल को निकालने में भी तो किसी का समय लगा है। वो तेल का शोधन करने में भी तो किसी की ऊर्जा लगी है। वो जो ट्रैक्टर वहां से यहां तक आया है, यहां तक भी किसी न किसी का समय लगा है। भैया जी, ट्रैक्टर से करने में जितना समय बचता है उतना समय ऑलरेडी किसी ना किसी का लग चुका है उसको बनाने और यहां तक लाने में। यानी समय तो उतना ही लग रहा है, आपको कम दिखाई दे रहा है क्योंकि आपका कम लग रहा है, ऐसा दिखता है आपको। जबकि असलियत में क्या है कि उस ट्रैक्टर को बनाने के लिए आपके गांव से कितने ही बच्चों को अपनी मां को बीमार छोड़कर नौकरी पे जाना पड़ रहा है। उस ट्रैक्टर को बनाने के चक्कर में, उस तेल को निकालने के चक्कर में गांव के कल्चर को खराब करने का कितना समय लग रहा है वो देख रहे हो ना आप ही के गांव का तो बच्चा टोल टैक्स पे बैठा हुआ है, आप ही के गांव का बच्चा तो सारा काम कर रहा है। यानी वो आपके गांव का बच्चा ऑलरेडी कुछ और कर रहा है और उससे जो कमा रहा है वो जीरो हो रहा है, पल्ले उसके भी कुछ नहीं पड़ रहा है। वो वहां किराए पे रहता है, घर पे कुछ नहीं भेज पाता, जितना भेजता उतना खर्चा हो जाता है, वो भी उतना ही कर्जे पे है और किसान भी उतना ही कर्जे पे है। जो गांव छोड़कर गया वो भी कर्जे में बैठा है और जो गांव में रह रहा है वो कर्जे में आ रहा है। तो ट्रैक्टर बनाने वाला भी कर्जे में है, ट्रैक्टर रिपेयर करने वाला भी कर्जे में है, ट्रैक्टर को चलाने वाला भी कर्जे में है कि नहीं है? बता दो। तो ये वहम है कि ट्रैक्टर चलाने से आपका कम समय लगता है। ये आपका पर्टिकुलर अकेले का कम समय लगता है, लेकिन एज ए सोसाइटी बराबर समय लगता है। जो पैसा लगता है उसमें, ट्रैक्टर में तेल डलवाने में, उसको कमाने में एक्स्ट्रा एफर्ट, वो टाइम दूसरी जगह लगाना पड़ता है। बात वही है कुल मिला के। वो क्या है कि वो शायद बैठ करके कमाया जाता है एसी के उसमें। उनको क्या लगता है, बच्चा सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है ना, चालू है कि बंद है, तो वो बैठा रहता है ना, बच्चा स्कूल में बैठा रहता है सुबह से लेकर रात तक। तो बैठे बैठे क्या होता है कि बस में भी बैठ के गया, क्लासरूम में भी बैठा रहता है, फिर बैठा ही रहता है। तो बड़ा होने के बाद वो कहता है भाई काम करने वाला नौकरी मत दे दो, ऐसा काम दे दो चाहे टोल टैक्स के डब्बे में बिठा दो, बस एसी होना चाहिए और बैठा रहूं, बस कुछ नहीं, काम बैठा हुआ चाहिए, काम ना करना पड़े, बस वो ऐसा काम ढूंढना चालू कर देता है क्योंकि बचपन से आदत नहीं डाली बच्चे को काम करने की। तो अल्टीमेटली उसका और ज़्यादा नुकसान ही है। एक क्वेश्चन आया है कि यदि एनडब्ल्यू का एक उद्देश्य पॉपुलेशन कंट्रोल है तो $1 मिलियन कंपनी बिजनेस कैसे कर पाएगी? अरे ये तो कंपनियां तो बिजनेस, देखो ये सारी कंपनियां जो $1 मिलियन कंपनियां हैं जो सत्ताओं को कंट्रोल कर रही हैं, उन सारों का तो नेक्सस है। वो 13 ही कंपनियां तो हैं, 13 ही मालिक तो हैं उसके पूरी दुनिया में। बाकी कंपनियां ठप होती रही, उनको क्या फर्क पड़ता है। और जब पूरी दुनिया के रिसोर्सेज आपके पास आ गए, पानी आपके कंट्रोल में आ गया, सोना आपके कंट्रोल में, लिथियम आपके, सब कुछ आपके, तो आपका जीवन का हर पहलू उनके कंट्रोल में आ गया।
तो जब आपका खून चूसने का उनको पूरा मौका उनके पास है, तो वो और क्या करना है उनको, कमाने का क्या करना है उनको, कमाने का पर्पस क्या है भाई? आप बताओ, आपका कमाने का क्या पर्पस है? अगर बड़े रूप में देखा जाए और बड़ी तरह से सोचा जाए और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अगर मैं आपको एक व्यू दूं, आपको एक दार्शनिक व्यू दूं, तो भैया जी आप सिर्फ अपने घर पर कंट्रोल करने के लिए ही कमाते हो। पत्नी भी आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ही कमाती है कि अपनी भी चलने लग जाएगी अगर अपन कमाएंगी तो। क्यों जी, बताओ और क्या रास्ता है? कंट्रोल के लिए ही कमा रहे हो ना, कि भाई तुमको खाने को हम दे रहे हैं तो जैसा हम कहते हैं वैसा करना पड़ेगा तुमको। ये एक छोटे से छोटे परिवार का मुखिया जो पैसा कमा रहा है उसकी भी सोच इस तरह की है। तो कंट्रोल उनके हाथ में हो गया, उनको क्या जरूरत कमाने की? कंट्रोल चाहिए बेसिकली, कमाई थोड़ी चाहिए। क्यों? उनका काम करने के लिए मशीनें हैं, और जो बचेंगे वो अगले बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे खत्म, अपना सारी धरती पे बोलेंगे हम ही राज करेंगे। वो ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो तो देखो उनकी सोच तो उन्हीं से पूछनी पड़ेगी। हमको तो जितना पता है उतना ही बता पाएंगे, हमको ज़्यादा तो इतने तो क्या है। आने वाले टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो हम लोग फैन कैसे चलेंगे? फैन, पंखा कैसे चलेगा? हो तेरे की, कितना बड़ा प्रॉब्लम। फोन कैसे चार्ज करेंगे? फोन खत्म हो जाएगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? किसका सवाल है ये? अरे इसका मतलब तुमने हमको सुना ही नहीं कभी, है ना? इसका यही मतलब है, नहीं सुना ही नहीं इसने कभी, नहीं सुना, पहली बार आई है। देखो कोई बात नहीं, देखो फैन की आवश्यकता जब जब बिजली नहीं थी तो फैन का काम तो कुछ ना कुछ करता ही होगा। क्या करता था? हाथ का पंखा करता था। अच्छा, कई जगह हाथ का नहीं होता था, हम छत ऊंची ऊंची बनाते थे, लकड़ी की बनाते थे और कच्ची मिट्टी की बनाते थे, तो घर गर्म ही नहीं होता था। तो कई बार घर के अंदर भी एक कोई बड़ा सा कपड़ा लटका देते थे और उसको झुलाते थे, तो पूरे घर में हवा उससे भी आ जाती थी। लेकिन कमाल की बात क्या है कि जब बिजली नहीं है तो हमारे पास इसका मतलब है कि मशीन भी नहीं है, और जब मशीन नहीं है तो मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और जब मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है मतलब हम मेहनत कर रहे हैं शरीर से, और जब हम शरीर से मेहनत करते हैं तो सही में जब शरीर से मेहनत करते हैं तो ना खाट चाहिए, ना गद्दा चाहिए, ना बिस्तर चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना एसी चाहिए, ना नहाना चाहिए। जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़ जाओ, ऐसे ही नींद आ जाएगी। यही है ना? जब आप शरीर से मेहनत करते हो तो कुछ भी नहीं चाहिए होता बच्चे, पंखे की आवश्यकता ही नहीं होती है। यहां तक कि पत्थर पे सोते हुए लोग, सड़क पे पक्के उस पे, मतलब गर्मी है, धूप है, लेकिन बंदा सो रहा है धूप के अंदर सड़क के ऊपर। हमने देखा है, पत्थरों में काम करता करता पत्थर तो गर्म हो जाते हैं, फिर भी उसी के साथ लग के सो रहा है, उस टेम्परेचर के साथ वो ढल चुका है। मतलब अच्छा, एक और बात है, सोने के ऊपर बात आ गई तो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे ये जो गद्दा है जो इसके ऊपर बिछा हुआ है तखत के ऊपर, और जो आपके नीचे गद्दा है, ये गद्दा आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये भी, और आपके डबल बेड पर बिछा हुआ हर गद्दा, सबके घरों में जितने भी गद्दे बैठे हैं, क्यों, कारण क्या है उसका? हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम वजन डालते हैं। एक हमारी बॉडी का ढांचा, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, और एक उसके अंदर मांसपेशियां, जो हमारी मांसपेशियों को क्या बोलते हैं? मसल्स। ठीक है? जब हम पक्की चीज पर सोते हैं, जो चीज सख्त है, जैसे खाट है, खाट के ऊपर पुराने जो लोग हैं वो केवल दरी बिछाया करते थे, दरी भी सख्त होती थी, केवल दरी, अदरवाइज बिना कुछ बिछाए ही सो जाया करते थे खाट के ऊपर। तो ठीक है ना, उस पर भी पानी छिड़क देते थे ताकि वो टाइट सी हो जाए। तो सख्त चीज पे जब हम सोते हैं तो हम स्केलेटन पर सोते हैं, मतलब ढांचे पर, शरीर का ढांचा जो हड्डियां हैं उसके ऊपर सोएंगे तो जो मांसपेशियां हैं उनको आराम मिलेगा। समझ गए? लेकिन जब हम गद्दे पर सोते हैं, डबल बेड के गद्दे पर सोते हैं, तो हम असल में मांसपेशियों पे सोते हैं, तो सारा वजन मांसपेशियों पर होता है, जिसकी वजह से गद्दों पर सोने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कमर में दर्द रहता है। आप देखोगे जिसके घरों में
डबल बेड परमानेंट बिछा है और आप उसी बेड पर सो रहे हो, उनके घरों में कमर का दर्द नॉर्मल चीज होगी। आप डबल बेड को उठा के फेंक दो, खाट पे आ जाओ और बिना उसके सोना शुरू कर दो, महीने भर में सारे दर्द गायब हो जाएंगे जो उसकी वजह से थे। समझ गए ना बात? तो इसका मतलब यह हो गया कि फैन की तो आवश्यकता आपको नहीं रहेगी यदि आप काम करते हो। तो खाली बैठे आदमी को फैन चाहिए, खाली बैठे आदमी को एसी चाहिए, खाली बैठे आदमी को ही मोबाइल चाहिए। जो काम कर रहा है उसको मोबाइल की जरूरत नहीं है। रही बात कम्युनिकेशन की, कोई भी कम्युनिकेशन फोन के ऊपर जो होता है उससे वाहियात कम्युनिकेशन कोई नहीं होता। फोन पर कोई काम का कम्युनिकेशन आज तक मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा। क्यों जी? कम्युनिकेशन हमेशा आंखों में आंखें डालकर ही होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ हम नहीं तो यहां फोन पे ना भेज देता ये वीडियो, उसी को ना सुन लेती, यहां नहीं क्या जरूरत पड़ती, उसका कोई असर ही नहीं होता। फोन पे कही बात, सामने बैठकर कही बात। अब पिताजी को क्यों बेटे को फोन करना पड़ता है, बेटा घर कब आएगा, कहते क्या था, तेरे से बात करनी थी, फोन पे ही कर ले, कहते ना आ जा, सामने ही करूंगा बैठ के। क्यों सामने ही क्यों बुलाना पड़ता है बात करने के लिए? क्योंकि बात केवल सामने आकर के ही होगी। फोन बात करने के लिए नहीं है। फोन जिस कंपनी ने बनाया है, जिस एजेंसी ने बनाया है, उसने अपने रिसर्च पर्पज के लिए बनाया है कि इस देश का, उस देश का, इस इकोनॉमिक स्टेटस का, इस समाज का, गांव का, शहर का, इस उम्र का, इस कमाई का व्यक्ति क्या क्या करता है पूरा दिन, उसकी सर्वेलेंस के लिए। आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है वो हर 30 सेकंड में आपका फोटो खींचता है। आपको मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? जब भी आप सोशल मीडिया चलाते हो वो कैमरा कॉन्टिन्यूअस ऑन रहता है, कॉन्टिन्यूअस ऑन रहता है। वो क्या देख रहा है कि जब आपके सामने किसी के मरने की न्यूज आई तो आपके चेहरे के भाव कैसे हो गए, जब आपके सामने कोई किसी ने लव का साइन भेजा तो हैप्पीनेस, चेहरे का भाव, होठ थोड़े सरके, आंखों की पुतलियां कैसी हुई, जब आपको किसी ने लाइक किया तो कैसा हुआ, ऐसा कमेंट आया तो कैसा हुआ, जब नफरत वाली चीज आई तो कैसा हुआ, जब इस तरह की चीज आई तो आपका भाव कैसा हुआ। तो उससे वो आपके चेहरे की फेस रीडिंग पढ़ रहा है। उधर से आधार कार्ड में आपका चेहरा ले लिया है, तो सड़क पे चलते हुए आप किस भाव से खड़े हो उसको पहचानने के लिए, एआई को डाटा देने के लिए फोन आपके हाथ में पकड़ाया गया है। It is not about communication, it is not about social media, it is not about you, it is all about research and analysis। तो इसलिए फोन जो है ये आपके लिए बना नहीं है, आपने बनाया नहीं है, आपका इससे कोई काम होता नहीं है। आपको तो फोन लेकर के बाद हर 2 साल में बदलना पड़ेगा, 2 साल में हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको उसका मंथली रेंट भी पे करना पड़ेगा और आपको उल्टा महंगा पड़ेगा और फोन की वजह से आपका खर्चा भी होगा, दिमाग भी खराब होगा, सेहत भी खराब होगी, सर्वाइकल भी होगा, उंगलियां भी खराब होंगी, ऊर्जा भी डाउन होगी, फैमिली का कल्चर भी खराब होगा, आपका मतलब आपका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खराब होगा। और एक तरह से जितने लोग बैठे हुए हैं सबको, मतलब फाइनली अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो आपको एक तरह से रेंट देना पड़ता है फोन का। वो लगभग 2 से 3 हजार रुपया महीना पड़ता है। जितने रुपए का भी फोन है उसकी कीमत के हिसाब से उतने ही दिनों में वो खत्म हो जाता है, जितने रुपए का फोन है उसके हिसाब से, कि आपको महीने का रेंट, महीने का 1000-2000 तो मंथली रेंटल देना ही पड़ता है उसका एक तरह से, क्योंकि फिर नया फोन लेना पड़ता है। नया फोन लेते हो तो पुराना फोन कंपनी को दे के आते हो तो पहले तो उसका डाटा स्टोर करते हैं कि तुमने उसमें क्या क्या फोटो, आपको पता है आपका फोन अगर खाली हो जाए तो भी सारा डाटा स्टोर हो जाता है। सब कुछ डेटा जो आपने उससे एक भी फोटो खींची थी और डिलीट भी कर दी थी, सारा का सारा फोन आप मुझे दो, मैं आपका सब कुछ डेटा आपको दोबारा से निकलवा के दे दूंगा कि आपने किस तारीख में कौन सा फोटो खींचा और डिलीट कर दिया। कोई भी फोटो वीडियो आपने उससे ली थी वो सारा डेटा उनको मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये लोग इस तरह के लोग हैं और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ेगा। फोन पे आप जो बात करते हो आपका माइक्रोफोन सारा कुछ रिकॉर्ड करता है, वो सारी रिकॉर्डिंग उनके पास होती है, उनको पता है कि ये किस किस टाइप की बातें करते हैं, किस किस टाइप के लोग हैं, इनका क्या समझ है, इनकी क्या औकात है, इनको कैसे रगड़ना है, इनको कैसे लड़ाना है, इनको पता है किस बात पे लड़ते हैं, किस बात पे झगड़ते हैं, किस बात पे कैसे रहते हैं, सब कुछ मालूम है उनको। दे नो एवरीथिंग। आप किसी प्रोडक्ट का नाम लेकर के देखो, अगले दिन उसी की ऐड आने चालू हो जाएगी सोशल मीडिया पर, उसको कैसे पता? दे नो। वो आपका माइक्रोफोन 24 घंटे आपको सुन रहा है, 24 घंटे आपको देख रहा है। फोन ऐसे उल्टा रखा है,
तो बैक वाला कैमरा सीधा रखा है तो फ्रंट वाला कैमरा आसपास की सारी वीडियोस हर 30 सेकंड में ले रहा है, तो आपके घर का माहौल सब कुछ एवरीथिंग दे नो। इसलिए इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट फोन। हाँ स्मार्ट है ना, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। स्मार्ट की जो फुल फॉर्म है ना, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। एनालिसिस, मॉनिटर करके एनालिसिस करके रिपोर्टिंग अपने आप सेल्फ में स्मार्ट की फुल फॉर्म ये है। और 30 नवंबर 2026 को क्या करने वाले हैं ये अभी से क्यों बताएं भाई सरकार को? हमने बता दिया स्वराज की घोषणा होनी है, तो स्वराज की घोषणा के लिए 1 लाख लोग तो चाहिए कम से कम, तो उस तक हम कर ही देंगे, इस साल में ही कर देंगे, इसी साल में। कॉइनेज एक्ट 2011 में जब बदलाव कर दिया गया है, तब हम बैंक से गोल्ड बैकिंग कैसे चैलेंज कर सकते हैं? देखो, जो कॉइनेज एक्ट 1906 है, उसके बाद 2011 वाला कॉइनेज एक्ट बना है। उस कॉइनेज एक्ट में ये लिखा है कि अगर कोई भी कॉइनेज एक्ट में अगर कहीं पर भी कोई कानून है जो इस कानून को चैलेंज करता है, तो 2011 वाला कानून बड़ा माना जाएगा। पहली बात मतलब ये सबसे बड़ी बात है जिसको हम कह रहे हैं, वो ये है कि अभी 3 कानून बनाए थे खेती के, इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री ने, इसी मंत्रिमंडल ने, और जिसके लिए वो कानून बने थे, जब वो लोग सड़कों पर आए तो उसको भले ही 13 महीने लगे, लेकिन वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो पहली बात तो ये समझ लो कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी कानून बने हैं, यदि पिछले वाले कानून में बदलाव होकर नया कानून बन सकता है, तो नए कानून में बदलाव होकर और नया कानून भी बन सकता है, अगर जनता चाहेगी तो। क्यों जी? और अगर वो कानून वापस लिए जा चुके हैं, तो ये कानून भी वापस लिया जा सकता है। पहली तो लाइन ये है सबसे बड़ी, अगर जनता हमारे पास इतनी है कि उनको बोल दिया जाए तो हवा टाइट करने की पोजीशन में। आप देखो, हमको सड़कों पर लोग नहीं मारने, हमको क्या कहना है, इस गांव में जहां बैठा हूं, ये गांव वाले अगर आसपास के 20 गांवों को तैयार कर लें और हर गांव में 20, 50, 100 लोग ऐसे हों जो हर टाइम इस बात के लिए तैयार हों कि सारे जुड़े हुए हैं, तो जिस वक्त वहां करनाल में किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो, तो आपको अपने गांव में सरकारी आदमी की एंट्री बैन करनी है बस खाली। सरकार के सारे प्रोपेगेंडा सरकारी आदमी के थ्रू तो चलते हैं ना, सारे उल्टे काम वो सरकारी आदमी के थ्रू करती है। गांव में सरकारी आदमी की एंट्री बैन हो गई तो सरकार कहां रह गई? औकात ही कुछ नहीं ना उसकी। तो हमको कोई मरवाना नहीं है सड़कों पर, हमको तो जागृत लोग इकट्ठे करने की, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा बन जाए कि एक इशारा हो कि वहां गलत हो रहा है, अच्छा तुम्हारी ये औकात। तो जब यहां पर इस एरिया में कुछ गलत होने लगे और हमारे करनाल में सरकारी आदमी की एंट्री बैन हो, और वहां जब हम बता दें कि पहले वहां से उस आदमी को छोड़ो, पहले उस आदमी के साथ न्याय करो, बाद में एंट्री करना, नहीं तो नहीं, तो भैया तब जाकर के सरकारों को यह समझ में आएगा, ओ तेरे की देश की जनता जाग गई भाई, अब तुम्हारा नहीं चलने वाला। अगर हम ही लोग ठेकेदार बनकर, हम ही लोग सरकार में जाने की बात करके, हम लोग राजनीति करने की बात करेंगे तो गड़बड़ है। हमें गांव को मजबूत करना है, गांव के आदमी को मजबूत करना है और उसको समझदार बनाना है, समझ देनी है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर कानून बन भी गया है तो उसको वापस करना और बदलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर दूसरी बात यह है कि अगर जब तक कानून बदला नहीं जाता और जब तक ये वापस नहीं होता, तब तक भैया जी 2011 के कॉइनेज एक्ट में रुपए के मानक पर कहां चर्चा है? 2011 के जो कॉइनेज एक्ट है उसमें रुपए के मानक पर कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब मानक पर जहां चर्चा है वही फाइनल रहेगा ना। और मानक में बदलाव करने का सरकार की किसी भी एजेंसी को, ना विधानसभा को, ना लोकसभा को, ना राज्यसभा को, ना राष्ट्रपति को, ना प्रधानमंत्री को, ना मंत्रिमंडल को, ना किसी मंत्रालय को, ना वित्त मंत्रालय को, ना ही आरबीआई को रुपए के मानक को बदलने का किसी के पास अधिकार ही नहीं है। तो जिसने भी बदला है, आपको केवल इतना सही तो पूछना है किस अधिकार के तहत बदला। हाँ,
अभी ऐसे तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं आपको बोलूंगा आपके घर में आकर के, हाँ भैया जी कितने लोग हो घर में, बोलेंगे जी 6 लोग, अच्छा निकलो बाहर, मैं रहूंगा यहाँ पे। तो क्यों भाई? हाँ भाई मैं रहूंगा बस। तो क्यों? मैं सरकार हूं। अरे क्या मतलब है? मेरा क्या अधिकार है? मेरा क्या अधिकार है आपके घर पे कब्जा करने का? भाई मैं सरकार हूं तो बस अधिकार हो गया? कुछ तो होगा ना, कोई यूनिवर्सल लॉ, कोई कुदरत का कानून कुछ तो हो जिसके हिसाब से आप कह रहे हो, या फिर कोई आपने संविधान में कोई उसके अंदर उल्लेख किया हो। अदरवाइज तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कर्ज रिकवरी को लेकर कुछ अधिक पावर दी है। इससे अपने मोर्चे की अदायगी पर क्या असर पड़ेगा? देखो जी भैया जी, अधिकार दिए हैं ज्यादा, जनता अपने अधिकारों को एक्सेस नहीं करेगी। अगर नहीं करती तो उनको आज़ादी भी नहीं मिलती, झूठी ही मिली लेकिन मिल तो गई। अगर एक्सेस नहीं करेगी तो कोई नेता उनके गांव में आकर के झांकेगा भी नहीं। अगर उनको पता लग जाएगा कि भाई ईवीएम से ही उनको जीत लेना है, तो फिर वो क्यों आपसे वोट मांगे, क्यों आपके अच्छे बुरे का उनको मतलब नुकसान होगा। वहीं रख लो, अभी तो बंद ही करेंगे। ठीक है ना, समझे ना बात आप? तो मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बैठी है? सरकार के लिए, बैंकों के लिए, देश की जनता के लिए। देश की जनता के जीने का अधिकार छीना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। क्यों? तुम जब हमारे लिए नहीं हो तो हम तुम्हें तनख्वाह क्यों दें? हम तुम्हारे लिए क्यों छोड़ें कुछ भी? हम तुम्हारी क्यों माने अगर तुम हमारी नहीं सुन रहे हो तो? अगर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी जज के घर में रुपए मिलते हैं, ऐसे भ्रष्ट तंत्र के ऊपर आप यकीन करोगे क्या? आपको सुप्रीम कोर्ट को भी आंख में आंख डाल के इकट्ठे होकर के बताना पड़ेगा कि तुमको ये जो मिलता है ना सारा कुछ, ये न्याय की रक्षा के लिए मिलता है, फैसले सुनाने के लिए नहीं मिलता। न्याय में और फैसले में फर्क होता है। न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो इस देश की जनता खड़ी होगी। देश की जनता नहीं खड़ी होगी। जनता सरकार मोर्चा को मानने वाले, समझने वाले तो खड़े हों कम से कम। इतने हो जाएं 1 लाख लोग, सरकार को इतना डर रहे ना कि ये कहीं भी आ जाएंगे 1 लाख लोग। इतना डर होना चाहिए, कहीं कहीं बिखरे पड़े हो चाहे पूरे देश में, लेकिन उनको इतना भरोसा होना चाहिए कि ये कहीं भी आ जाएंगे। पागल है ये, लटक के आ जाएंगे, बुग्गी में, ट्रैक्टर में, ट्रेन की टिकट नहीं भी हुई कैसे भी आ जाए। उनको इतना भरोसा होना चाहिए यार इनसे पंगे मत लो, इनको कम से कम जस्टिफाई करके रखो। तो हम लोगों को तो आवाज़ सही की उठानी है, क्योंकि हमको क्या करना है। देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक आदमी ज़्यादा दिनों तक बोलता रहेगा, उसी आदमी को आवाज़, जनता की आवाज़ मानना शुरू कर देंगे लोग बाग, वो गड़बड़ हो जाएगी। उस आदमी को मैनेज कर दो, मार दो, लटका दो, जेल में डाल दो, आवाज़ बंद हो जाएगी। हमको आवाज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी क्या लगता है कि देवेंद्र बोल रहा है तो वही मोर्चे का नाम है या वही मोर्चे का फरमान या बातचीत है? ऐसा नहीं, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इतने कर दो, फैला दो, और कोडवर्ड में भी चालू कर देंगे। जब हम एक दूसरे को समझ जाएंगे ना, तो भैया जी हम लोगों को कोडवर्ड में भी पता बात करनी आनी चाहिए। वो एक लाला जी थे, और कोई बनिया बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी बनिया को नहीं कह रहा हूँ, मतलब दुकानदार था कोई, दुकानदार ने भी बुरा नहीं मानना। अब उसके घर में कोई आया हुआ है ना, तो वो चाय वाला सामने है, तो चाय वाले को वो बोलता है, किसी को तो बोलता है भाई 2 चाय लाना, और किसी को बोला 2 चाय लाना। देखो ना, 2 चाय लाना और 2 चाय लाना शब्द सेम है ना? 2 चाय लाना, 2 चाय लाना तो इतना इशारा हमको समझ में आना चाहिए एक दूसरे का मोर्चे में, तब जाकर के सरकारों को पता नहीं चलेगा ना यार कहां से बात उठी है, आए कैसे, इकट्ठे कैसे हुए। कोई वीडियो नहीं पड़ी सोशल मीडिया पर, कहीं पे कुछ नहीं। तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, इंटरनेट हो ना हो, मोबाइल हो ना हो, तब जाकर के हम उनसे मजबूत बनेंगे। तो ये इसी पे तैयारी चल रही है। ये चीज़ें जो हैं वो सब लेवलों पे बोलने की नहीं है, हर स्टेज पे नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ जहाँ जो लोग जुड़ते जाएंगे आने वाले वक्त में अपनी ताकत जो है वो बढ़ती जाएगी। और ताकत का असली जो मज़ा है ना, उसको छुपा कर रखने में है। दुश्मन को पता ही नहीं लगना चाहिए कि ये कितने ताकतवर लोग हैं, है कि नहीं? तो हम लोग इस तरह, इसलिए क्या देखोगे,
19 नवंबर की रैली में अलग लोग पहुंचे, 24 नवंबर अगले साल जो है तालकटोरा में अलग टाइप के लोग पहुंचे, और अभी समालखा में अलग टाइप के लोग पहुंचे। तो वो सरकार सोच रही इतने से लोग ही हैं, उसको क्या पता ये 3 गुना है, 5 गुना है कि 10 गुना है ना। तो ये चलेगा, आने वाले टाइम में बड़े लेवल पे हम लोग निकलेंगे और इनके सारों को खाली करेंगे। जितने क्वेश्चन है वो भी दे देना, सुबह क्वेश्चंस और बाकी सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।